This Ramzan transmission is brought to you by Sundar's Foundation. सुंदस फाउंडेशन, जिंदगी से रिश्ता खून का। रहमान फाउंडेशन रहमान फाउंडेशन के फ्री डायलिसिस सेंटर्स गरीब और नादार मरीजों को डायलिसिस की मुफ्त सहूलत फराहम कर रहे हैं। बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इदारा बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नौजवानों को मुफ्त प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने के साथ रोजगार की फराहमी में भी भरपूर मदद कर रहा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमामे सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। वो इमामे सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। इदारा बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नौजवानों को मुफ्त प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने के साथ रोजगार की फराहमी में भी भरपूर मदद कर रहा है और पाकिस्तान भर में अपने रहमान फ्री डायलिसिस सेंटर्स में गुर्दों के हजारों मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सहूलत फराहम करने में भी उनकी मदद कर रहा है। इदारा BLO यतीम बच्चों की कफालत और तालीम के लिए हर शहर में दारुल रहमत का क़याम अमल में लाने के लिए सरगर्म अमल है। अब अपनी ज़कात और अतियात पाकिस्तान भर में मौजूद फैसल बैंक की किसी भी ब्रांच पे ऑनलाइन अकाउंट नंबर बनाम बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जमा करवा सकते हैं। कैंसर की तरह डायलिसिस भी एक महंगा इलाज है। गुर्दों के मरीजों की जान बचाएं, रब की रजा और जन्नत पाएं। जब मरीज के गुर्दे फेल हो जाते हैं तो मशीनों के जरिए मसनूई तरीके से खून साफ करने के अमल को डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस के मरीज को 8 से 10 डायलिसिस हर माह करवाने पड़ते हैं, जिसके लिए मरीज को कम से कम 60 से 70 हजार रुपए हर माह दरकार होते हैं। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, जहलम, सियालकोट, सराय आलमगीर, पेंसरा, डस्का और मानसहरा में मौजूद रहमान फाउंडेशन के फ्री डायलिसिस सेंटर्स गरीब और नादार मरीजों को डायलिसिस की मुफ्त सहूलत फराहम कर रहे हैं। गुर्दों के मरीजों की जान बचाने में रहमान फाउंडेशन का साथ दें। आपकी ज़कात गुर्दों के मरीजों की हयात। आप अपनी ज़कात व खैरात और अतियात मंदरजा झैल बैंकों की किसी भी ब्रांच में बनाम रहमान फाउंडेशन जमा करवा सकते हैं। और इलाके में बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के फ्री प्रोफेशनल IT इंस्टीट्यूट्स का क़याम आइए नौजवानों को रोजगार की फराहमी यकीनी बनाने के लिए बेस्ट नेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम्स का हिस्सा बनिए। अब अपनी ज़कात और अतियात पाकिस्तान भर में मौजूद फैसल बैंक की किसी भी ब्रांच पे ऑनलाइन अकाउंट नंबर बनाम बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जमा करवा सकते हैं। हक तो मेरा भी है कि मैं जीतूं इस मैदान को, खेल कूद कर शोर करूं, बाहर निकालूं दिल में छुपे तूफान को। न चले मुझ पर मजाक के ये तीर, जिस बात पर तुम हंसते हो वो मेरी आजमाइश है या मेरी तकदीर। हक तो मेरा भी है कि मिले मुझे रिश्तों का बेलौस प्यार। सो जाओ। मेरे वजूद को अपनाने से न करे कोई इनकार। तैलेसीमिया कोई वबाई मर्ज नहीं, हाँ एक आजमाइश जरूर है। सुंदस फाउंडेशन पिछले 27 सालों से पाकिस्तान भर में अब तक 40 लाख से ज्यादा बच्चों का इलाज कर चुका है। अपनी ज़कात देने के लिए राब्ता कीजिए। सुंदस फाउंडेशन, जिंदगी से रिश्ता खून का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एन न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन में मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर AR माडा। नाज़रीन, रोज़ हम मुख्तलिफ मौजू पे बात करते हैं, लेकिन आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि मुआशरे में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। हम सोसाइटी के अंदर लोगों की खिदमत कर रहे हैं, मुआशरे को
ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान एक सेहतमंद और मुस्तहकम हो जाए। तो इस वाले से हमारे साथ एक खूबसूरत कपल मौजूद है। उनका तारुफ़ करवाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान में एक मुख्तलिफ लेवल पे कम्युनिटी को सर्व कर रही है। रमज़ान की अगर हम बात करें तो रमज़ान में राशन ड्राइव के साथ साथ इफ्तार कैंपेन भी वो चला रहे हैं। तो वेलकम करते हैं मिस माहिदा गफूर कियानी को, और अब तो माहिदा भट्ट साहिबा हो गई हैं, तो आप दोनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में तशरीफ़ लाया। बहुत शुक्रिया आपका। बिस पहले आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में आपने बहुत सारी स्ट्रगल की। आपका ये मिशन था कि आप एक काम करें और दूसरा आप लोगों की भलाई के लिए काम कर रही हैं। तो अगर हम स्कूल लेवल की अब बात करें तो आप स्कूल में जब आप स्कूल जाती थी तो आपका ये नज़रिया होता था कि आपके साथ बैठने वाला बच्चा है जो आप आधा खाना उसके लिए लेकर जाती थी। तो ये सफ़र, इसकी मोटिवेशन, इसका आगाज़ कब हुआ और किस तरीके से आपने किया? वापस चलते हैं। जब मैं 5 क्लास में थी तो मैंने ईदी चैप्टर पढ़ा था। ईदी चैप्टर से मैं बहुत ज़्यादा इंटरनली इंस्पायर्ड हो गई थी कि मैं घर आई और मैंने अम्मी को बोला कि मैं ईदी बनना चाहती हूँ, मैं उन जैसे काम करना चाहती हूँ। ऑल्दो मुझे नहीं पता था कि अब्दुल सत्तार ईदी कौन है। मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म, कोई रिसोर्स नहीं था। मैंने बस बिस्मिल्लाह करी। SOS विलेज का मुझे पता चला, वहाँ पर मैं अपनी पॉकेट मनी से बुक्स वगैरह लेके जाती थी। फिर ये सफ़र कंटिन्यू रहा। मेरे पास स्कूल जैसा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, मैंने उसे टारगेट किया। 2007 में अर्थक्वेक आया, फ्लड आया, मैंने 2 lakhs उस टाइम में कलेक्ट किया था। तब मुझे फिर सोशल वर्क क्लब का मेंबर बना दिया गया था। फिर जब मैं मैट्रिक में गई तो मुझे मेरे काम देखते हुए प्रेसिडेंट ऑफ सोशल वर्क बना दिया गया था, जो कि मेरा ब्लेस्ड मंथ था क्योंकि मैं प्रेसिडेंट ऑफ सोशल वर्क बनी थी और साथ ही साथ मेरी अब्दुल सत्तार ईदी से भी मुलाकात हुई थी। और अब्दुल सत्तार ईदी ने मुझे एक स्टैम्प दी थी और जो कि अभी भी मेरे पास मौजूद है। फिर उसके बाद मुझे पता चला लाहौर में ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह एग्जिस्ट करती हैं। मैंने उनके साथ एज अ वॉलंटियरली काम करना शुरू किया। देन जर्नी कंटिन्यू रही। माशाल्लाह, जैसे आपने बताया कि आप अब्दुल सत्तार ईदी से भी मुलाकात हुई और उन्होंने एक आपको स्टैम्प भी अपनी दी, और कितनी खुशकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान में एक वो इंसान जिन्होंने पूरी इंसानियत, किसी बिला तफरी, किसी ज़ात मज़हब उससे हट के इंसानियत की खिदमत की। तो आप की जो इंस्पायरेशन है वो अब्दुल सत्तार ईदी हैं। तो आपने ये सफ़र शुरू किया। आप ये बताइएगा कि आपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स किए, तो इस वाले से आपको काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा होगा। तो किस किस्म की आपने मुश्किलात पेश की? देखिए, सोशल वर्क तो एक ऐसी चीज़ है जब आपको पता नहीं होता कि आप अगर घर से बाहर निकल रहे हैं आपकी वापसी कब होगी। आपका 2 घंटे लग सकते हैं, आपका पूरा दिन लग सकता है। तो बीइंग अ फीमेल ना, ऑब्वियसली आपको मुश्किलात करनी ही पड़ेंगी क्योंकि ये पाकिस्तान है। सबसे पहले आपने अपनी फैमिली को ट्रस्ट में लेकर आना है, फैमिली को बताने कि सोशल वर्क है क्या, क्योंकि सोशल वर्क अनपेड होता है, आपको कोई कुछ भी इन रिटर्न नहीं मिल रहा था। तो इसलिए फैमिली वगैरह को मैं स्टार्टिंग में अपने ट्रस्ट में नहीं लेकर आई थी, तो मुझे बहुत कुछ बातें सुनने को मिलती थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाया अपनी टीम के साथ। मैंने उनको बताया कि ये मैं काम कर रही हूँ। उससे मेरे पेरेंट्स को पता चला कि ये एक पॉजिटिव लोगों के साथ काम कर रही है, तो वो ट्रस्ट में आ गए। तो यही मुश्किलात आती हैं कि आप जो है ट्रस्ट में कैसे लेकर आएँ, आप कन्विंस कैसे करें, आप जो है अपने रिसोर्सेज कैसे ढूंढेंगे, आप डोनर्स कैसे ढूंढेंगे। आप क्योंकि ना जब मैंने काम स्टार्ट किया था मैं बच्ची थी और मुझे कोई सीरियस ही नहीं लेता था। एवरीवन वाज लाइक ये तो बच्ची है, बस 2 दिन का ये इसका काम है और फिर चुप हो जाएगी ना। तो सबसे ज़्यादा यही मुश्किलात होते हैं कन्विंस करना, क्योंकि सोशल वर्क में आपको लोग पैसे देते हैं, आपको वो सही जगह पे यूटिलाइज़ करना होता है और आपके चेहरे पे ही लोग आपको पैसे देते हैं, आपके काम पर ही लोग आपको पैसे देते हैं। चलें एक दफ़ा आपको 10 रुपीज़ मिल गए, अगली दफ़ा और ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन द थिंग इसके आप उस अमाउंट को कहाँ और किस तरीके से यूटिलाइज़ करें। जैसे आपने बात की कि आपने कन्विंस कैसे करना है, तो आप ये बताइए रज़ा साहब को आपने कैसे कन्विंस किया था, या उन्होंने आपको कन्विंस किया? ये एक बहुत ही मज़ेदार सी स्टोरी है। अगर आप पीछे चले जाएँ थोड़ा सा, तो ये मेरे अंडर काम करती थी एक ऑफिस में। तो आफ्टर माय रेजिग्नेशन इन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। तो एक मीटअप के लिए तो इन्होंने मुझे, अच्छा, आपकी रेजिग्नेशन के बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दी? सही। आउट ऑफ द नो वे, ऐसे ही जस्ट रिज़ाइन। देयर इज नो वे, मतलब विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी इंटेंशन जो है इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। तो ऐसा हुआ कि इन्होंने मुझे एक दावत के लिए बुलाया, और दावत तो हमारे में वैसे ही ना नहीं करते। तो खाने के लिए मैंने कहा ज़रूर मैं आ जाता हूँ। तो मैं चला गया इधर गुलबर्ग में खाना खाने के लिए। कौन सा साल? 2020 की बात, 2020 यस।
तो उसमें खाना खाने चला गया, और खाना खाने जब गए तो वहाँ पे बैठे बैठे एक मजाक में हम अब बैठे हुए हैं। मैं अब इनसे कह रहा हूँ आपको देखें अच्छा लड़का नहीं मिल रहा, मुझे अच्छी लड़की नहीं मिल रही, क्यों ना हम आपस में ही शादी कर लें। और लिटरली वी डोंट इवन बिलीव कि ये बात बस अल्लाह की करनी ऐसी थी कि हमने ये बोला और अल्लाह पाक ने कबूला मंजूर कर दिया, और वो विद इन अ फ्यू डेज़ हमारी जो शादी थी उसकी जो है मतलब बात पक्की हो गई और तैयारियाँ शुरू हो गई। बस ऐसे एक जर्नी सी स्टार्ट हुई। और इवन कि मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि मैंने अपना जो सोशल वर्क है वो मायदा से ही सीखा है। इवन इन 2019-20 मैंने मायदा के साथ राशन ड्राइव में काम किया। रमज़ान में फुल मंथ हम जो है अपना स्पेंड करते थे टाइम पैकिंग में, डिलीवरी में, हर चीज़ के अंदर हम साथ चलते थे। तो इसने बहुत सपोर्ट जो सा है मुझे इस चीज़ के लिए किया जिससे मुझे इनर पीस जो है मिलता था। मैं इवन कि शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपको इनर पीस चाहिए हो तो आप इस तरह का कोई काम करें, फ़िलहाल काम करें जिससे आपको सुकून मिल सके। बड़ी अच्छी बात की। अच्छा ये भी बताइएगा कि सुकून मिले, लेकिन आपने आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली, तो आपने अपनी फैमिलीज़ को कैसे कन्विंस किया? फैमिली को कन्विंस करना बेसिकली कुछ मेरी वालदा जो है वो तो आप दोनों की सेम थी। बिल्कुल। और कुछ वालदा जो है मेरी वो ऐसे ही इस काम में इन्वॉल्व रहती हैं, तो इस वजह से भी काफ़ी मुझे अल्लाह का शुक्र है किसी किस्म का कोई हर्डल नहीं फेस करना पड़ा पेरेंट्स के एंड से या सिस्टर्स और ब्रदर के एंड से। किसी किस्म का भी कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। बाकी अलबत्ता जो काम के लिहाज से था आना जाना, मेरी कोशिश यही होती है कि मायदा के साथ मैं खुद जाऊं, उसके साथ जब देखूं जाके सारे मामलात को पता चले, ताकि मज़ीद इससे मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो लर्निंग के लिए मैं शेयर नहीं करता इसके साथ, लेकिन मैं अपनी लर्निंग के लिए इनके साथ ज़रूर जाता हूँ। मुझे खुद सीखने को मिलता है और ये एक बड़े, मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी ग्रूमिंग होती है यहाँ पे इस चीज़ से। देखिए वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, इनकी प्रोफेशनल लाइफ है, तो वो आपको भी बुलाती हैं। अक्सर ये नहीं होता कि अक्सर लोग जो है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपनी वाइफ को भी साथ रखते हैं, लेकिन ये डिफरेंट है। हमारे पास एक एग्जांपल है कि आप दोनों माशाल्लाह इकट्ठे रहते हैं, फील्ड सेम है, तो किस किस्म का आपका एक्सपोजर रहता है? एक्सपोजर बेसिकली अप एंड डाउन तो साथ साथ चलती हैं। मैं अपना प्रोफेशनल लाइफ एक मेरी जो वर्किंग के लिहाज से चलती है उसकी वजह से भी थोड़े से हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जो सा एक नेसेसरी सी चीज़ है। अगर वो मैं ना कर सकूं तो वहाँ से भी मार पड़ेगी और घर से भी मार पड़ेगी। तो इस वजह से काफ़ी इस चीज़ को लेकर चलना पड़ता है। इसमें काफ़ी जो सा है अपना 1-2 दिन पहले ही चीज़ों को प्लान करना पड़ता है कि मैंने अगला जो है यहाँ पे विज़िट करना है, यहाँ पे स्टे करना है, तो इन चीज़ों को पहले से ही मुझे प्लान आउट करना पड़ता है। मतलब आप इससे डरते हैं आप? नहीं, डरना तो नहीं, कह लें कि मैं एहतराम करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ। आपसे कभी ये नाराज़ हुए? ऑन एंड ऑफ नाराज़गी तो होती रहती है, लेकिन हमारी लड़ाई कभी लंबे अरसे के लिए नहीं होती लड़ाई। नाराज़गी खफा हो जाते हैं, लेकिन द थिंग इज़ कि हम लोग समझ आते हैं कि एक दूसरे के हम लोग कितना अंडरस्टैंड करें, कितना हम लोग इस सिचुएशन में साथ दे रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, सोशल वर्क में आगे से आगे जा रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आगे से आगे जा रहे हैं, फैमिलीज़ को साथ लेके जा रहे हैं, बाहर के लोगों को साथ लेके जा रहे हैं, तो नाराज़ होना बनता नहीं है। तो फिर इसलिए हम लोग इतना ज़्यादा नाराज़ नहीं होते और लड़ाई वगैरह हमारी नहीं होती है, लेकिन उसे हम लोग लड़ाई कंसिडर नहीं करते। मतलब मेन गोल जो आपका इंसानियत को खिदमत करना। अभी आपने रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन भी लॉन्च की है। पहले तो इंडिविजुअल लेवल पे आपका काम था, आपने इंडिविजुअल लेवल पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए, गवर्नमेंट लेवल पे भी आपने बहुत सारा काम किया। तो ये एक आप दाद बनती है कि आप लोगों ने माशाल्लाह इस एज में यूथ के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है। नाज़रीन, ये भी एक हमारे लिए खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर यूथ का इस तरीके से काम करना बहुत ही खुशाइंद बात है। तो किसी भी मुल्क की तरक्की का, खुशहाली का जो राज है वो उसकी यूथ जो है बड़ा अहम किरदार अदा कर रही होती है। तो पाकिस्तान में मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर यूथ जो है वो वॉलंटियरली भी काम करती है और मुल्क व कौम की तरक्की के हवाले से बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। तो इसीलिए इनको आज हमने मदऊ किया है, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए गवर्नमेंट लेवल पे, इवन के थर में आप पहुंची, वहाँ पे बहुत सारे एरियाज़ में लोगों को आपने सर्व किया, आर्मी के साथ मिलकर आप लोगों की खिदमत की। तो थोड़ा सा उस काम के बारे में बताइए। इक्षित किसी ने थर पार्कर से मेरे से कांटेक्ट किया था, उनको लैपटॉप्स चाहिए थे, तो फिर मैंने कहा चले लैपटॉप्स तो अरेंज करवा देंगे, थर में और किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ऑब्वियसली थर में जो है पानी की ज़रूरत होती है, वहाँ पे अवेयरनेस नहीं होती और वहाँ पे लोग समझते हैं कि फ़ीमेल्स तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती, लेकिन जो हमारी आर्मी है वो हर जगह ही पहुँची होती है। तो ऑब्वियसली जिसकी पहुँच वहाँ पर होती है वी हैव टू कॉन्टेक्ट देम। हमने वहाँ पर लिंक्स निकाले, आर्मी से कॉन्टेक्ट किया, आर्मी को हमने बताया कि वहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, आप खुद ही से जगह ढूंढें, क्योंकि वी
ट्रस्ट यू, हम आर्मी पे ट्रस्ट करते हैं, वहाँ पे हम लोकल लोगों पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। लोकल लोगों पे तभी ट्रस्ट करेंगे जब हम उनके साथ एक्सपीरियंस करेंगे। है आर्मी ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, उन्होंने हमें पूरा बजट बताया, हर चीज़ A to Z बताई, उन्होंने हमें ट्रांसपोर्टेशन फ्री में दी, रेजिडेंस फ्री में दी। तो जब हम लोग वहाँ पे थलपारकर में गए थे तो हमें एक दिन में 15 ट्यूबवेल्स की इनॉग्रेशन करनी थी और वो डिफरेंट विलेजेस थे। अब वहाँ का जो रास्ता है, ऊपर नीचे रास्ता है, खड्डे हैं, अब जाना बहुत मुश्किल था और गर्मी इंतहा की थी। तो हमें आर्मी ऑफिसर ने कहा कि आप 3 फीमेल्स हैं, आप तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। हमने कहा नहीं, हम आपको जाके दिखाएंगे। लिटरली हम लोग वहाँ पर गए और वहाँ पे मुझे लगा कि दिस इज़ द डार्केस्ट साइड ऑफ पाकिस्तान। मतलब कि नहीं पता किसी को यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, कितने मुस्लिम्स हैं, कितने नॉन मुस्लिम्स हैं, यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। वहाँ पे लोग पता क्या करते थे, आते थे, ट्यूबवेल लगाते थे और 2 दिन बाद वो ट्यूबवेल काम करना बंद हो जाता था। लोग सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स वगैरह के लिए काम करते थे। हमारा सिनेरियो है, अगर हमने ट्यूबवेल्स लगाए हैं, आर्मी वहाँ पर जाके सुपरवाइज़ करेगी, अगर किसी ट्यूबवेल को कुछ हो गया तो उसे दोबारा से ठीक करवाएगी। आपका काम करना ही मैटर करता है। आप इतनी दूर गए हैं तो जाने का कुछ तो फ़ायदा होना। तो अभी जो मेरा सबसे अच्छा अपनी सोशल लाइफ में एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने माइलस्टोन अचीव किया ना, वो थलपारकर में काम करके रहा है। बहुत अच्छा काम कर रही हैं। नाज़रीन, इससे आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि आपने बात की थलपारकर के अंदर तो बहुत सारी मुश्किलात भी फेस करने को मिलती हैं, हर्डल्स होती हैं, आप सम टाइम डिसहार्ट भी हो जाते हैं। तो उस वाले से थोड़ा बताइए कि कब कब आपको इस तरह के मसले मसाइल पेश करने। एक्चुअली लोग कहते हैं, अभी देखें आप अगर 110% लोग हैं ना, आप 50% का लोग काम कर लेंगे, 50% का आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो लोग आके कहते हैं ये जिनका आपने काम किया तो आपके अपने हैं, आप तो हमारा काम ही नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैं ब्लड एक्टिविस्ट भी हूँ, मैं ब्लड अरेंज करवाती हूँ, मेरे से आधे लोगों का ब्लड अरेंज होगा, आधे लोगों का नहीं होगा, किस्मत में मैटर करते हैं। लोग आगे मुझे ब्लेम करते हैं कि आपकी वजह से उस पर्सन की डेथ हो गई है। अब ये ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में। मैं एक ज़रिया बनती हूँ और कभी कभी ज़रिया बनती हूँ कि अगले बंदे की जान बचे, अगले बंदे का काम हो जाए। तो इस चीज़ से मैं काफ़ी डिसहार्ट होती थी। मैं कहती थी यार लोग सिचुएशन ही नहीं अंडरस्टैंड कर रहे। अब जिनके लिए मैं ब्लड अरेंज करवा रही हूँ वो मेरे अपने नहीं हैं, और जिनके लिए मैं नहीं भी करवा रही वो किसी वजूहात की वजह से नहीं हो रहा। तो लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जब मैं डिसहार्ट होती थी, मैं डिप्रेशन में आ जाती थी, मैंने हॉस्पिटल विजिट करना शुरू कर दिया। हॉस्पिटल में बैकवर्ड एरिया से लोग आए होते हैं, उनके पास हमारे से ज़्यादा डिप्रेशन होता है, तो उनको देखकर मेरा डिप्रेशन जो है वो काफ़ी कम होता है। अच्छा रज़ा साहब, मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि उन्होंने ब्लड की बात की, तो आप भी हेल्प करते हैं इस वाले से? जी बिल्कुल, पूरी कोशिश होती है। बेसिकली मेरी तो फील्ड ही ऐसी है कि मैंने विज़िट रहता है मेरा हॉस्पिटल्स के अंदर। मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी से बिलोंग करता हूँ, तो हमारा तो जो सा है काफ़ी क्लोज है रिलेशन हॉस्पिटल्स के साथ। तो इस वजह से काफ़ी केसेस होते हैं। इवन कि मैं हॉस्पिटल में खड़ा हूँ तो मेरे सामने एक पर्सन खड़ा हुआ है जो कि एक बैनर लेके खड़ा है कि मुझे AB नेगेटिव रिक्वायर्ड है, O नेगेटिव रिक्वायर्ड है। तो आई विल ट्राई माई लेवल ऑफ बेस्ट कि मैं उसी टाइम उससे पिक्चर खींचूँ और उसको अपने जो उस ग्रुप में, उस सराउंडिंग में अवेलेबल जितने मेरे कोलीग्स हैं उनके साथ अप्रोच करके अगर उनका देर एंड देन मसला हल करवा सकूँ तो। अच्छा, इसके लिए क्या पैरामीटर्स हैं, क्या तरीकाकार है? अगर कोई किसी को अगर ब्लड चाहिए तो आपसे कैसे रब्ता करते हैं और आप डोनर्स को कैसे अप्रोच करके फिर डिलीवर कैसे करें? उनका देखें, रब्ता करने का कोई एक वे नहीं होता, डिफरेंट वेज होते हैं। उनके पास डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू वो हमारे पास आते हैं। तो इसका कोई मैं ऐसा तो नहीं है। इवन कि ऐसा भी समटाइम्स आ जाता है वो जिसका रेफरेंस बता रहे होते हैं उसका भी नहीं पता होता है कि वो कौन है। तो ये चलता रहता है। लेकिन ये होता है कि उसको डोनर अरेंज करवाने के लिए हमें ये होता है कि हमें अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में और सोशल मीडिया पे कम्प्लीटली जो है उसको स्प्रेड आउट करना पड़ता है, जिसके थ्रू फिर हम आउटपुट लेकर आते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि आउटपुट देर एंड देन मिल भी जाता है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है जिस तरह कि एक बहुत ही रेयर केस है AB नेगेटिव। एक बार एक केस आया मेरे पास जो कि AB नेगेटिव का था और दैट टाइम आई वाज ब्लाइंड कि मैं क्या करूं। मैंने ऑलमोस्ट 700 to 800 पर्सन्स की लिस्ट मंगवाई जिसमें से सिर्फ 4 पर्सन्स निकले AB नेगेटिव के। अब वो 4 पर्सन में से भी ऐसे 3 थे जो कि कहते थे हमने कभी दिए ही नहीं और ना हमने देना है। अच्छा, वो जो लिस्ट वायरल कर रही होती है, अक्सर लोग ग्रुप में शेयर कर रहे होते हैं कि ये ब्लड ग्रुप हैं, तो उनको अगर अप्रोच करते हैं तो उनका क्या रिस्पांस होता है? मोस्टली वो जो लिस्ट होती है वो फेक होती है। और इवन कि अगर आप किसी से कांटेक्ट करते हैं तो कोई किसी और सिटी से बिलोंग कर रहा होता है, कोई किसी और जो है जगह पे चला गया होता है, या फिर नंबर ही बंद आपको मिलता है, आउट ऑफ रीच होता है। तो वो तो ऐसा बेसिकली अगर देखा जाए, मेरे पास कोई ब्लड के सारे या रज़ा के पास आ रहे हैं ना, तो हमें ये नहीं देखना होता कि हमने इनको ब्लड डोनर देना ही देना है। केस वेरिफिकेशन भी होती है ब्लड ग्रुप की। फॉर एग्जांपल इट्स अ डिलीवरी केस, तो हमने डिलीवरी केस में देखना है कि फीमेल का HP लेवल क्या है। अगर तो वो बिलो
बिलो 10 है तो उनको ब्लड चाहिए, अबव 10 है उनको ब्लड नहीं लगना। लेकिन यूजली हमारे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स क्या करते हैं, जी बाजी भाई आप ब्लड लेकर आएँ, ब्लड डोनर लेकर आएँ, फिर ही इसका ऑपरेशन होगा। बिल्कुल। तो ये चीज़ तो बहुत गलत जा रही है अभी ठीक है, तक। आप सुनने वाले को इस प्रोग्राम के तवज्जो से आप बता सकते हैं कि ब्लड कब देना चाहिए, और वेरिफिकेशन करके दूसरे सिटीज़ में लोग भी होंगे वो सुन रहे होंगे, तो इस वाले से थोड़ा बताइएगा ताकि जो डिज़र्विंग है उस तक वो ब्लड पहुंच सके। इस हवाले से तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप खुद ढूंढें कि किस चीज़ की नीड है आपके सराउंडिंग में, अगर किसी को ब्लड चाहिए खुद ही हॉस्पिटल चले जाएं, आपके पास बेतहाशा लोग मिल जाएंगे जिनको ब्लड चाहिए होगा। प्लस लोग समझते हैं कि ब्लड देने के बाद लोग मोटे हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अदर देन दिस आपको 3 मंथ्स मिनिमम वेट करना चाहिए ब्लड डोनेट करने के बाद। कुछ लोग होते हैं, मेरे काफ़ी अच्छे डोनर्स हैं, उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी, स्पेशली नेगेटिव डोनर्स, कि वो 1 हफ्ते बाद भी देने चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप तो बहुत ही रेयर है। तो इसके अलावा अगर कोई कैंसर पेशेंट है उनको काफ़ी ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है, अगर किसी का हार्ट को इशू है उनको ब्लड चाहिए होता है, डिलीवरी केसेस में चाहिए होता है। लेकिन रिक्वायरमेंट खुद ही गूगल से देख करना कि डिलीवरी पेशेंट्स को अगर ब्लड चाहिए तो क्या रिक्वायरमेंट्स है। आपको पता है गूगल पे तो सारा कुछ होता है, तो डोनर को खुद देने से पहले ना खुद भी कुछ होमवर्क करना चाहिए कि अगर मैं देने जा रहा हूँ तो क्या रिक्वायर्ड है क्या रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये भी बताइएगा कि अगर किसी को चाहिए तो अगर वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है तो उससे कैसे अप्रोच किया जा सकता है? डॉक्टर ए.आर. मादा, अगर देखा जाए फॉर एग्जांपल आपको ब्लड चाहिए ना, तो आप डायरेक्टली किसी ब्लड एक्टिविस्ट को ढूंढेंगे, आप अपने उन पे कोशिश नहीं करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी सबकी यही होनी चाहिए कि अपना भी तो सर्कल है ना, अपनी भी तो फैमिली है, फ्रेंड्स है, अपने आप में ढूंढे ब्लड डोनर। अगर नहीं मिल रहा सेकेंड वे इख्तियार करें, ब्लड एक्टिविस्ट ढूंढे, स्टेटस लगा दीजिए मुझे ये ब्लड चाहिए, तो लोग फिर हमारा आगे नंबर शेयर आउट कर देते हैं। इवन मेरे नंबर्स ना हॉस्पिटल्स की दीवारों पे लिखे होते थे। और जब एक्टेरमा चाहिए था, प्लाज्मा चाहिए था, लिटरली मुझे एक दिन में 100 कॉल्स आती थी। तो ये भी लाइक गलत तरीका है, क्योंकि मैं 24 आवर्स, ठीक है मैंने अपना 24 आवर्स दिए हुए, मुझे रात 2 बजे कॉल आ रही होती है ब्लड के लिए, अल्लाह का शुक्र है अरेंज हो जाता है, लेकिन ना अपनी तरफ से इंसान कोशिश नहीं करता। कोविड के अंदर जैसे प्लाज्मा रिक्वायर्ड होता था, तो आपने किस हद तक उसमें मदद की? अच्छा, प्लाज्मा चाहिए था और इसके अलावा एक्टेरमा इंजेक्शन चाहिए थे। मेरे कॉन्टेक्ट में एक पर्सन थे, उनकी मामा की डेथ हो गई थी और वो फार्मेसी में काम करते थे। उनके पास ऑलमोस्ट 200 एक्टेरमा इंजेक्शन है। ही जस्ट कॉन्टेक्टेड विद मायदा कि इससे पहले ये ब्लैक हो जाए ना, आप फ्री ऑफ कॉस्ट नीडी पर्सन को दे दें। खैर मैंने तो अपनी तरफ से बस वो फेसबुक पे पोस्ट ही किया, वो पोस्ट मेरी इतनी वायरल हो गई, उस टाइम एक्टेरमा इंजेक्शन की इतनी नीड थी कि पता नहीं मुझे कहाँ से कॉल चाहिए, और 1 घंटे के अंदर वो 200 रुपीज़ मैंने डोनेट कर चुकी थी। तो उसके बाद मुझे कॉल्स आती थी, उसके बाद भी लोगों ने कहा आपने तो बस प्रैंक किया हमारे साथ, आपने तो मजाक किया। मैंने कहा मेरे पास जितने थे वो मैं दे चुकी हूँ और मेरे पास नहीं है, और मुझे जो मिल रहे थे वो ब्लैक में मिल रहे थे, और ब्लैक में मैं लेकर नहीं देना चाहती थी। प्लाज्मा मैंने किस तरीके से अरेंज करवाया, प्लाज्मा भी लोग जो है पैसों का दे रहे थे, लेकिन जो हमारे ब्लड डोनर्स थे ना वो प्लाज्मा डोनेट करके आ जाते थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट किया हमारे। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। मिस ये बताइएगा कि जैसे कि रमज़ान चल रहा है, आप रमज़ान के अंदर किस किस्म के प्रोजेक्ट्स लेके आ रही हैं? रमज़ान में यूजली यही होता है, जैसे कि मैं 8 साल से रमज़ान में काम वगैरह करती हूँ कि राशन पे काम किया जाए, अफ्तारियाँ ग्रैंड अफ्तारी करवाया जाए। तो बीच में कोविड में ये था कि हम लोग दस्तरखान नहीं लगा पा रहे थे, तो इसलिए फिर हम लोगों ने बॉक्सेस वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश की। और रमज़ान में ये होता है कि ब्लड डोनर्स जो होते हैं ना, वो उनका लेवल बहुत लो चला जाता है। ब्लड डोनर्स कहते हैं यार रमज़ान है, हमने ब्लड वगैरह नहीं देना, लेकिन ब्लड की नीड होती है, और थैलेसीमिया के बच्चों पर काफ़ी इफेक्ट होता है। तो हम लोग उसके कैंप्स वगैरह पे फोकस करते हैं, ब्लड कैंप्स पे। और अदर देन दिस अभी एक नया इनिशिएटिव है, रज़ा के कज़न के साथ ही हमने सहरी कंटिन्यूसली करवाना शुरू किया जिना हॉस्पिटल में, क्योंकि काफ़ी लोग अफ्तारियाँ करवाते हैं, सहरी बहुत कम लोग करवाते हैं। तो हमने इस चीज़ पे, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल लिया जाए, सोशल वर्क दिन में निकलते हैं, सोशल वर्क अगर खाना देने जाते हैं दिन में जाते हैं, रात को कोई भी नहीं जाता, रात को बहुत कम लोग जाते हैं। तो मैं भी यही अब कोशिश कर रही हूँ कि रात को जितना हो सके ना बाहर निकला करूँ, लोगों की हेल्प आउट किया करूँ। तो बेसिकली रमज़ान में यही सारा कुछ चल रहा है। अच्छा मिस्टर रज़ा, ये बताइएगा जैसे कि आप शादी के बंधन में तो बन गए, तो उसके बाद आपने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, किस किस्म के प्रोजेक्ट्स आप करना चाह रहे हैं? हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया अलबशर के नाम से, अलबशर फाउंडेशन के नाम से, स्विंग मशीन के, जिसमें हमने टारगेट किया है जो कि बेवा खातून थी और ज़रूरतमंद थी, ठीक है, उनको टारगेट किया गया, जिनमें
ऑलमोस्ट 15 फीमेल्स के लिए हमने पहले सिलाई मशीन वगैरह परचेज़ किया, सारे जो मटेरियल होता है रिक्वायर्ड बेसिक्स जो नेसेसरी सी चीज़ें होती हैं उसमें, उन सब चीज़ों को परचेज़ किया। उसके बाद ऑलमोस्ट 2 मंथ्स होने वाले हैं उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए, और उसी नाम से एक और प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेरी सून इंशाल्लाह ताला, रमज़ान के अंदर ही। तो वो भी ऑलमोस्ट 10 फीमेल्स के लिए किया जाएगा, लेकिन डिफरेंट लोकेशंस पे किया जाएगा हमारी जानिब से। इसको सेम प्लेस पर नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम इसको वास्ट जोन से करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा हर जगह से, हर पीपल जोन से लोग हैं उनको हर जगह से टारगेट किया जाएगा, तो एक जो रिज़ल्ट होगा, जो आउटपुट होगा वो बड़ा अच्छा होगा। तो इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम अपना जो आउटपुट है उसकी तरफ जाएं, ताकि आउटपुट जब अच्छा निकलेगा तो आपके जो सर्कल में लोग हैं जब वो ग्रो करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फिर आगे लोगों को भी ग्रो करेंगे। तो बस एक बेसिक सा एक एम हमने बनाया अपने लाइफ के अंदर, एक स्टार्ट किया है, जिसमें एक बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म पर लेकर जाना चाह रहा हूँ मैं इसको। इंशाल्लाह ताला बहुत सी दुआएं चाहिए होंगी इसके लिए आप सब लोगों की भी, तो मैं आप सबकी दुआओं के साथ इसको स्टार्ट किया। इंशाल्लाह ताला इसको बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेके जाऊँगा, जिससे कि आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके रोज़गार, जो बेवा खातूनें हैं, ख़वातीन हैं सॉरी, उनके जो है घर का सर्कल जो होगा उनको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने बिहाफ पे अर्न कर सकेंगे, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकेंगे। लोगों को आप कैसे ढूंढते हैं, मतलब अगर आप कैसे लोगों को सर्च करके लेके? ये एक बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि ऐसा है कि लोगों को वाकई में ढूंढना, क्योंकि देखना डिज़र्विंग लोगों को लेके आना बड़ी मुश्किल होता है कि कौन डिज़र्विंग करता है, कौन नहीं कर रहा होता, तो उस वाले से बड़ी एहतियात होती है। तो आप कैसे काम सर अंजाम? इसके लिए हमने बेसिकली अपने जो हमारे स्पेशली जो वॉलंटियर्स होते हैं जो कि हमें हेल्प आउट करते हैं इन बिटवीन सारे सर्कमस्टांसेस में, डोनेशंस के अंदर और वॉलंटियरली वर्क के अंदर, कोई चीज़ें जैसे कि अभी राशन ड्राइव चल रही थी हमारी, तो उसके लिए हमें काफ़ी एक अच्छा जो है फिगर चाहिए था वॉलंटियर्स का, तो उसमें भी काफ़ी वॉलंटियर्स हमारे पास आए। तो उनके पास भी काफ़ी ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जिनको वो वेरीफाई किया होता है उन्होंने बड़े क्लोजली, उनकी फैमिली में बेसिकली, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले अपनी फैमिली में देखा जाए, तो उनकी फैमिली में या फिर उनकी कोई मोहल्ले में, हमसाए में, उन सबको वो लेकर जो है उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें से फिर ऑब्वियसली हमारे पास भी कुछ फैमिलीज़ हैं, उनके पास भी कुछ फैमिलीज़ हैं, तो हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको प्रोसेस को लेकर आगे चलते हैं और उसकी वेरिफिकेशन की पूरी डिटेल्स, पूरा डाटा जो है कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद फिर जो है उसको जो है आगे प्रोसेस को फॉरवर्ड किया जाता है। साथ ही साथ हमने एक नई चीज़ इनिशिएटिव की है, एज अ सोशल एक्टिविस्ट कपल ना हम लोग कपल्स के ऊपर काम करेंगे। फॉर एग्जांपल एक कपल होता है, उसमें एक फीमेल बीमार हो जाती है, दूसरा फिर डिसहार्ट हो जाता है, मतलब डिसहार्ट, डिप्रेशन, अप एंड डाउन तो चलते रहते हैं। तो किस तरीके से दोनों ने हर चीज़ में चलना है और किस तरीके से आगे जाने, चाहे वो नॉर्मल कपल हो, चाहे वो स्पेशल कपल हो, हमने उनके ऊपर वर्कआउट करना है। क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम हो रहा है, ट्रांसजेंडर्स के ऊपर काम हो रहा है, स्पेशल पर्सनस के ऊपर काम हो रहा है, हर चीज़ पर काम हो रहा है। कपल्स के ऊपर कोई काम नहीं करे, तो कपल्स पे भी कॉन्सेंट्रेट करना। जी नाज़रीन, आपने देखा कि अलबशर फाउंडेशन का जो अभी इन्होंने आगाज़ कर दिया है, पहले इंडिविजुअल लेवल पे वर्क करते रहे, लेकिन अब इनकी जोड़ी बन गई है और ये मिल के जो काम करेंगे वो 11 के बराबर होगा। तो जैसे कि अभी उन्होंने सिलाई मशीनों का एक प्रोजेक्ट लेके आए, इसी तरह वो जो कपल अपनी ज़िंदगी में उनको कोई आने वाली मुश्किलात या परेशानी का शिकार हो जाते हैं, शादी के बाद बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं, लोग अपनी सर्वाइवल रेट्स बहुत कम हो जाते हैं, तो उनको एक उम्मीद दिलाने के हवाले से भी काम कर रही हैं, वीमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हैं, जेंडर के हवाले से बड़ा एक काम रोल अदा कर रही हैं पाकिस्तान में, स्पेशली पंजाब के अंदर एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं। तो मिस, ये इतने सारे काम एकदम कैसे कर लेती हैं, कहाँ से ये जज्बा आता है आप में? अल्लाह ताला करवा देते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी हद तक सोचा कि मायदा छोड़ दो, फिर और ही ज़्यादा काम आ जाते हैं, और ही ज़्यादा फिर लोग मेरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। फिर मैं कहती हूँ कि मायदा अगर एक चीज़ नहीं छूटी जा रही है तो गो विद द फ्लो। मुझे ये था कि शादी के बाद माइट भी मैं ये काम ना कर सकूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड कोऑपरेटिव है, फैमिली इनकोऑपरेटिव है। ये ससुराल और हस्बैंड का कोऑपरेट होना वैसे का वैसे जैसे आपकी मायके की फैमिली है, तो बहुत बड़ी बात होती है, इट्स अ ब्लेसिंग। तो देखिए अल्लाह ताला की तरफ से मुझे मिले ना, फिर मैं काम करना क्यों छोड़ूँ, फिर मुझे आगे से आगे जाना चाहिए ना, इसे डिसहार्ट होकर। इवन कि मेरी पूरी फैमिली में इसको बड़ा मोटिवेट किया जाता है, एग्जैक्टली अपग्रेड किया जाता है कि आप मज़ीद बढ़ें आगे, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई हर्डल फेस नहीं करना पड़ा। अच्छा मायदा, ये बताइएगा, आप माशाल्लाह एक पॉपुलर एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, माशरे के लिए काम कर रही हैं, तो आपकी कितनी कॉन्टेक्ट लिस्ट है? अगर कोई आपसे रब्ता करता है ब्लड के हवाले से, तो आप जब
कोई लगाती हैं, कोई एक्टिविटी के हवाले से लगाती हैं, तो कितनी आपकी रीच हो जाती है? अच्छा, बेसिकली मेरा ये सिनेरियो था, पहले मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी फेसबुक पे, फिर मैं एक्टिव हुई इंस्टाग्राम पे, फिर मैं एक्टिव हुई व्हाट्सएप पर। तो व्हाट्सएप पे ही अभी मैं कंटिन्यूसली एक्टिव हूँ। तो व्हाट्सएप पर जो मेरे हैं वो 6000 कॉन्टेक्ट्स हैं, फेसबुक पे 4000 है, इंस्टाग्राम पे भी 7000 है। तो मेरी जो अभी सबसे ज़्यादा जो काम ऑटोमेटिकली जल्द अज जल्द हो जाता है ना, वो मेरा व्हाट्सएप से हो जाता है। वहाँ पे ऑलमोस्ट 1500-2000 व्यूज़ आ जाते हैं, तो लोग क्विकली रिस्पॉन्स देते हैं, बहुत क्विकली। तो इट्स अ ब्लेसिंग, ये बिग ब्लेसिंग। मेरे मैसेज का बहुत लेट रिप्लाई करते हैं। ये तो पहले व्हाट्सएप भी कहते थे, इनके भी मैसेजेस कॉल्स लेकिन नहीं अब उठा लेती हैं कॉल। लेकिन अब मजबूरी है, मजबूरी के वो सोशल एक्टिविस्ट बिजी होती हैं अक्सर, जब आप काम कर रहे होते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, तो आपकी प्रायोरिटी वो होती है कि आप उस काम को पहले देखें, बाद में ऐसा होता भी है कि रिप्लाई आ जाता है, कॉल यू बैक लेटर। अच्छा, लेकिन आप मेरे मैसेज का बहुत लेट रिप्लाई करते हैं, मुझे यही शिकवा रहेगा। नाज़रीन, जो प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचाया जाते हुए मिस आपसे हम मशवरा लेंगे, एक राय लेंगे, एक पॉजिटिव मैसेज बताइएगा यूथ के लिए कि उनको किस किस्म की इंसानियत की अगर खिदमत करना चाहते हैं या इस फील्ड में अगर वो आना चाहते हैं तो वो कैसे आएँ, या माशरे में अगर किसी और तरीके से काम करके माशरे में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना चाहते हैं। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी फीमेल्स के पास, ये फीमेल सबसे पहले अपनी ट्रस्ट में लेकर आए अपनी फैमिलीज़ को, ज़्यादा काम ना करें, छोटे से शुरुआत कर लें, आगे अल्लाह ताला रास्ता खुद बनाते जाएंगे। मेल्स के पास तो अपॉर्चुनिटीज़ होती ही होती हैं, अगर फीमेल्स और मेल्स के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करें, क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट कर सकते हैं। प्लस कपल्स के लिए ये है कि अपने आसपास देखेंगे कौन से कपल्स डिसाइड बैठे हैं, कौन से कपल्स को एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत है। सबसे पहले आप तो एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें और फिर आगे जो है स्टेप लें। तो यही मेरी तरफ से छोटा सा मैसेज होगा कि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप अंडरस्टैंडिंग मैटर करें, आप ट्रस्ट लेकर आएँ, अपने मतलब अपने हस्बैंड को लें, अपनी फैमिलीज़ को लें, और फिर जो भी काम करना है नियत के साथ करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपका साथ देंगे। बहुत शुक्रिया मिस माहिदा, और रज़ा साहब आपका भी शुक्रिया, आप दोनों तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आप दोनों को ऐसे हंसते मुस्कुराते और खुशी वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। तो जी नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँच चुका है। मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ, किसी और गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान डॉक्टर ए आर माडा को इजाज़त दीजिए।